इंटरेस्टिंग बात है कि ये जब 2018 में हमारी एक सेनेट की मीटिंग हुई थी इस्लामाबाद, तो वहाँ पे मैंने वाइस चांसलर साहब के एक करीबी अजीज़ हैं यहाँ पे हमारे, कुछ प्रमोशन केसेस थे जिसमें सिटिंग उस वक्त के जो सिटिंग रजिस्ट्रार थे डॉक्टर फ़हीम मुज़फ़्फ़र, सिटिंग ट्रेजरर डॉक्टर सबात अकरम, सिटिंग डायरेक्टर के हुई डॉक्टर गुलाम नबी, और उसके साथ साथ जो है ना वो एक वाइस चांसलर साहब का करीबी अजीज़ भी है, स्टूडेंट भी है उनका, सारे लोग उसको जानते भी हैं शहर में, डॉक्टर असद शाह। हालांकि वो यानी हमारी यूनिवर्सिटी का मुलाजम ही नहीं है, वो AJK यूनिवर्सिटी का मुलाजम है और पिछले 5 साल से यहाँ पे बगैर किसी जॉब के, बगैर किसी जस्टिफिकेशन के वो यहाँ से पे भी ले रहा है। उसको 3 साल से 4 साल जो है वो डीन साइंसेस के अहदे पे भी रखा और उसके ज़रिए फिर धड़ाधड़ जो है ना यहाँ साइंस फैकल्टी में अपॉइंटमेंट्स की। जी, वाइस चांसलर साहब, सरपरस्ती साहब की वाइस चांसलर साहब ही करते हैं, ज़ाहिर इदारे के सरबराह हुए हैं। अच्छा, आप पिछले 5 उसका प्रमोशन का केस गया और इनके लोगों के प्रमोशन के केस गए वहाँ पे, तो मैंने उनको कहा जी कि ये तो रूल्स के मुताबिक है ही नहीं है, ये तो बंदा हमारी यूनिवर्सिटी का एम्प्लॉई नहीं है, पहले तो ये साबित करे कि ये हमारी यूनिवर्सिटी का एम्प्लॉई है। फिर जी वहाँ सेनेट में सबके सामने चांसलर साहब उस वक्त मसूद साहब थे, बाकी सेनेट के मेंबर भी थे, ऑन द रिकॉर्ड ये बातें, कोई ये नहीं है कि आप ये नहीं, ये कोई मैं अपनी तरफ से बातें कर रहा हूँ। सिलेक्शन बोर्ड का एक इम्पॉर्टेंट मेंबर होता है, उसके पास नंबर होते हैं, उसको बिठा के अपनी मनपसंद के नंबर लगवा के धड़ाधड़ लोगों को भर्ती किया गया। ये तकरीबन साइंस फैकल्टी में पिछले 4 साल में 40 से 50 लोग जो हैं वो ग्रेड 18 और 19 में भर्ती किए गए। न्यू कश्मीर न्यूज़ के सेगमेंट में आपके सामने आज वो इंकशाफात होंगे जो दिल को दिला देंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। जी वालेकुम सलाम जी, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने ये जो एक सोशल इशू है, क्योंकि मैं तो यूनिवर्सिटी में हर साल तकरीबन 17 साल मेरी जॉब हो गई है और 17 साल से जो है वो मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स पे जिस इदारे में मैं काम कर रहा हूँ, मैं मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स पे आवाज़ बुलंद करता रहा कि यहाँ पे जो है वो हम बहैसियत टीचर जो है वो अपने फ़राइज़ जो है वो खुश असलूबी से सर अंजाम नहीं दे रहे, तो हमें जो है वो अपने आप पे गौर करने की ज़रूरत है, अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। लेकिन बदकिस्मती से वो सारी चीज़ें जो हैं वो दिन ब दिन कम होने के बजाय वो बढ़ती गई। ये सारी चीज़ें मैंने हुकाम बाला के नोटिस में भी लाई। मैं यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ़ जो इंतज़ामी ज़िम्मेदारियाँ हैं उन पर भी काम किया है। उसके अलावा मुख्तलिफ़ जो यूनिवर्सिटी के फ़ोरम्स होते हैं, जिस तरह यूनिवर्सिटी की एक एपिक्स बॉडी है सेनेट, उसमें का भी मेंबर रहा हूँ। उसके अलावा यूनिवर्सिटी एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। उसके अलावा 2 साल एकेडमिक काउंसिल का भी मेंबर रहा हूँ जो कि एकेडमिक एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करती है। तो इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो तमाम मामलात जो हैं वो आला हुकाम को गोश गुजार करने, यूनिवर्सिटी की एपिक्स बॉडी को बताने के बावजूद वो बजाय बेहतर होने के दिन ब दिन जो है वो बिगड़ते गए। और आखिरकार होना तो ये चाहिए था कि जो लोग ये काम कर रहे थे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होती, तो उन्होंने यही समझा कि चलें ये एक बंदा है, उस तरफ ज़्यादा हैं, वो कहते हैं जमहूरियत है, ज़्यादा लोग हैं, तो इसलिए चले इसी को फ़ारिग कर देते हैं। तो नतीजा ये निकला कि कोई पिछले 13 तारीख को जो है ना वाइस चांसलर साहब ने अपनी करप्शन को, और वो चाहे माली करप्शन है, एकेडमिक करप्शन है, और भी बहुत से मामलात हैं। यहाँ पे एक तकरीबन 2.25 अरब का मेगा प्रोजेक्ट है, उसका भी इश्यूज़ हैं, तो उनको उन्होंने जो है ना वो छुपाने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि चलें इसको यानी फ़ारिग कर देते हैं। लेकिन वो उनको पता नहीं है कि इस तरीके से ना तो ये मामलात जो हैं वो कंट्रोल हो सकते हैं, ना ही ये मामलात ख़त्म किए जा सकते हैं। असल इशू ये स्टार्ट हुआ कि मैं जब यूनिवर्सिटी सेनेट का मेंबर था, तो सेनेट मेंबर होने की हैसियत से मैंने वाइस चांसलर साहब की कुछ जो है ना वो इंतज़ामी करप्शन, माली करप्शन, कुछ एकेडमिक एक्टिविटी से रिलेटेड वो मामलात मैंने सेनेट के सामने फ़ोरम पे पेश किए जी कि वाइस चांसलर साहब जो है वो ये काम कायदे कानून के मुताबिक नहीं कर रहे। उसको लेके मैं और मेरे कुछ दूसरे साथी जो है ना, हमने कोर्ट से भी रिजू किया अपने ज़ाती अखराजात पर इदारे की बेहतरी के लिए। लेकिन कोर्ट के फ़ैसलों के बावजूद वाइस चांसलर साहब ना किसी अदालत को मानते हैं, ना सेनेट के फ़ैसलों को मानते हैं। उनकी ये है कि बस जो कुछ मैं कर रहा हूँ और जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो हरफ़ आखिर है और वो दुरुस्त है, मैं किसी के सामने जवाब दे रही हूँ। यहाँ पर आपको रोकूंगा, एक क्वेश्चन है। जी जी नाज़रीन, ये जो मेरे हाथ में पेपर हैं, ये प्रोफेसर साहब के वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो इन्होंने अपने आप की सेल्फ़ रिस्पेक्ट को बचाने और अपने आप को सच प्रूफ करने के लिए मुख्तलिफ़ अदारों में दिए और अपने प्रूफ भी दिए। तो उसी में से मैंने क्वेश्चन निकाले हैं, उसी सिलसिले में इनके पास मैं हाज़िर हुआ हूँ। प्रोफेसर साहब ने आप लोगों को अपना तारुफ भी करवाया और अपने सारे मामलात की जो एक्टिविटी थी उसके बारे में भी बताया। तो प्रोफेसर साहब, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने लिखा वाइस चांसलर साहब ने मोरखा 14/9/2021 को बाज़रिया डेन साइज़ राकम से वजाहत मांगी।
जनाब वाला से मेरी इस्तदा है कि वाइस चांसलर साहब अरसा तकरीबन 3 साल से राकम को गैर ज़रूरी तंग कर रहे हैं और इस सिलसिला में राकम ने मोरखा 24 दिसंबर 2019 को जनाब चांसलर को यूनिवर्सिटी एक्ट की सेक्शन 32 के तहत अपील भी की और चांसलर ऑफिस से बाकायदा लेटर मोरखा 26 दिसंबर 2019 को जनाब वाइस चांसलर से वजाहत मांगी गई थी। वाइस चांसलर साहब ने मामूल बना लिया, जो भी लेटर इनके पास जाता है वो उसको दबा कर बैठ जाते हैं और यूनिवर्सिटी के अंदर रिकॉर्ड में टम्परिंग करके मेरी सर्विस फाइल ख़राब कर रहे हैं। जनाब वाला सारा केस मैंने इससे कबल भी 2 दफ़ा जनाब चांसलर की खिदमत में पेश किया, लेकिन बजाय वाइस चांसलर के ख़िलाफ़ कमेटी बनने के मेरे खिलाफ अथोराइज्ड ऑफिसर मुकर्रर कर दिया गया। जनाब वाला मुझे पागल भी कहा जाता है और अथोराइज्ड ऑफिसर का तकर्रर भी मेरे खिलाफ है। ये सारे वाक़यात कैसे हुए? अच्छा जी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग 4 साल का रिकॉर्ड उठा के देखते हैं कि सबसे ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स जो हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली में वो फैकल्टी ऑफ साइंसेज में की गई हैं और उसमें भी जो है ना सारे लोग वो इस वजह से कि वहाँ पे उसको एज ए डीन बैठाया गया, हालांकि वो डीन नहीं था, उसको एक्टिंग वीसी साहब ने जो खुद ऑर्डर किया था उसके मुताबिक और सेनेट से जो अप्रूवल हुआ था उसके मुताबिक चार्ज वीसी साहब के पास था, लेकिन चूँकि डीन तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी। वहाँ पे जब ये सारी फोरम्स पे ऑन द रिकॉर्ड बांटे और फिर ये जो 3 जी साहब अभी भी मौजूद हैं, कागज डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। फिर उसके बाद ये है कि ये जो 3 लोगों के मैंने दूसरे नाम लिए हैं, ये इनका प्रमोशन का केस था 20 से 21 में। अच्छा। तो वहाँ पे ये था कि इन लोगों को सिलेक्शन बोर्ड ने रेकमेंड ही नहीं किया, तो इन्होंने डॉक्यूमेंट्स में टेम्परिंग करके, टेम्परिंग से मुराद होता है कि जो असल चीज़ होती है उसको छुपा के रद्दो बदल करके अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला लिख लेना जी। तो इन्होंने मर्ज़ी से लिखा जी कि सिलेक्शन बोर्ड ने हमें रेकमेंड कर दिया। वहाँ पे जब मैंने आवाज़ बुलंद की, मैंने कहा जी कि ये सरासर झूठ है, सिलेक्शन बोर्ड ने कोई रेकमेंड नहीं किया, बल्कि सिलेक्शन बोर्ड की जो सिफारिशात थी वो ये थी कि इनके केसेस जो हैं वो हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान को भेजे जाएँ ताकि इनकी पब्लिकेशंस के म्यार को और इनकी डिग्री रेलिवेंसी के इश्यूज़ को चेक किया जा सके। लेकिन ये हुआ तो ये फिर वहाँ से बाकायदा वहाँ पे फिर फैसला भी यही हुआ जी कि वाकई इनके पेपर HEC में जाने चाहिए। वहाँ से इनके रिपोर्ट इनके ख़िलाफ़ आ गई, वो रिपोर्ट भी यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद फिर कमेटी बनी, उनकी रिपोर्ट्स मौजूद हैं, सारा कुछ ऑन द रिकॉर्ड है, एक एक चीज़ का एविडेंस है। हुआ ये कि जब ये सारा प्रोसेस हो गया तो उसके बाद वापस आके तो मोरखा यानी ये लेटर है मेरे पास 23/9/2019 को वीसी साहब ने मुझे एक लेटर लिखा और उसमें मुझे लिख दिया कि आप जो है ना वो पागल हो चुके हैं। ये पढ़ लें आप, ये क्लियर लिखा हुआ है कि जी अब नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, यू बिकम अनसाउंड माइंड टू परफॉर्म योर ड्यूटीज़। तो ये जब उसके बाद जी डिक्लेयर दिया जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर उसके बाद जब सेनेट की मीटिंग हुई 16 दिसंबर 2019 को, तो मैंने वहाँ पे सेनेट का मेंबर भी था मैं, तो वहाँ पे मैंने मीटिंग स्टार्ट होने से पहले बाकायदा चांसलर साहब से रिक्वेस्ट की कि जनाब आपने मुझे लेटर भेजा, लेटर की रोशनी में मैं आपके पास आ गया, लेकिन अब उससे पहले मैं अब यहाँ पे आपने फैसला करना है कि मैं बैठने के काबिल हूँ या नहीं, क्योंकि वीसी साहब ने मुझे अनसाउंड माइंड डिक्लेयर किया हुआ है। अच्छा। तो आप इतने बड़े फोरम पे अनसाउंड माइंड कैसे बैठ सकता है? तो वो फिर हर चांसलर साहब ने मेरी उस बात को गौर से सुना, उस पर बाकायदा उन्होंने रिमार्क्स भी पास किए जी कि आप मुझे रिटन अपील करें, मैं इस केस को खुद देखूँगा। तो वो रिटन अपील मैंने उनको बाकायदा भेजी थी। तो उस रिटन अपील के जवाब में जो है ये लेटर वीसी साहब से वजाहत मांगी गई जी कि ये मेरी रिटन अपील है मोरखा 24/12/2019 को, ये देखना। इसमें मैंने एक रिक्वेस्ट की थी उनसे कि जी आप इस इश्यूज़ के लिए एक जो है ना हाई पावर इस्टेब्लिशमेंट, ये देखें, इन व्यू ऑफ द अबव स्टेटेड फैक्ट्स आई रिक्वेस्ट टू इस्टेब्लिश अ कमीशन ऑफ इंक्वायरी टू अनफोल्ड द ट्रूथ। मैंने रिक्वेस्ट कीजिए कि आप जो है वो कमीशन ऑफ इंक्वायरी मुकर्रर करें। ये बाकायदा उस लेटर के जवाब में, फिर मेरी अपील के जवाब में जनाब ये देखें सेक्रेटरी प्रेसिडेंशियल अफेयर्स के दस्खत हैं उनके ऑफिस से, ये बाकायदा लेटर नंबर PSKH 1366/67/2019 और ये को जारी हुआ कि आप तबसरा भेजें। अब वाइस चांसलर साहब का मसला ये है कि फिर थोड़ा सा हमारा यूनिवर्सिटी की हायरार्की भी ऐसी है कि वो हम चांसलर ऑफिस को जो लेटर भेजते हैं ना, वो इनके पास भेजते हैं वापस तबसरे के लिए। तो ये या तो तबसरा अपनी मर्ज़ी का लिख के भेज देते हैं खिलाफ कवायद, और वो फिर फाइल उधर ही पड़ी रहती है, या फिर ये है कि अगर उनके कोई जवाब ना बन पड़े तो ये उस तबसरे का जवाब ही नहीं देते। आज तक मैंने इसके अलावा तकरीबन मैं इस वक्त तक 4 एप्लीकेशन जो है वो प्रेसिडेंट साहब यानी चांसलर जो हैं और मौजूदा प्रेसिडेंट साहब को भी भेज चुका हूँ जी कि ये जो मसला है यूनिवर्सिटी में बड़े पैमाने पर करप्शन की जा रही है, ये मामला हैं। मेरा और वाइस चांसलर साहब का जो चले इशू एक चल रहा है, ये आपसे नहीं चल रहा है, ये 3-4 साल से चल रहा है विस अभी। तो इसमें तो अगर मैं कसूरवार हूँ जनाब, आप इंक्वायरी ऑफ कमीशन मुकर्रर करें, वो देखें इस तरह इदारा तबाह हो रहा है। ये बातें हम जब बाहर मीडिया पे करेंगे तो लोग क्या समझेंगे जी कि ये इतने यूनिवर्सिटियों में जो पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर हैं, PhD हैं, पता नहीं कितनी कितनी रिसर्च पब्लिकेशंस क्लेम करते हैं, और उनकी हालत ये है कि 5-5 हज़ार और 10-10 हज़ार और 12-12 हज़ार रुपये के लिए लोगों के बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं और इदारे को तबाह कर रहे हैं। जी आज मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि आपने लिखा है कि डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में
डिफामेशन जी जी किया, तो वाइस चांसलर ने तहरीरी जवाब जमा करवाया कि मैंने ना ये लेटर लिखा और ना मेरे जी। नोटिस में है, अगर ऑफिस से लिखा गया तो इसमें मेरी जिम्मेदारी नहीं, नकल मुंसलिक है। जी। अच्छा, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आप देखें कि वाइस चांसलर साहब जो है ना वो किस तरह झूठ बोलते हैं, यानी डॉक्यूमेंट्स पे झूठ बोलते हैं। एक होता है ना ज़बानी झूठ बोलना। ये हुआ ये कि जब मैंने चांसलर को अपील की तो वाइस चांसलर साहब ने वहाँ पे जो सेक्रेटरी साहब थे वो उनको सपोर्ट करते थे, उन्होंने वो फाइल दबा दी मेरी। तो जब मैंने 5-7 महीने वेट किया, रिमाइंडर भेजे 2, कोई एक्शन ना हुआ। तो उसके बाद ये जो लोकल डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट है, इसमें मैंने वाइस चांसलर साहब के ख़िलाफ़ डिफेमेशन सूट फाइल किया जी कि इन्होंने जो है ना मेरे कैरियर को नुकसान पहुंचाया, ये अनसाउंड माइंड लिख के। और ठीक है, तो इस पे ये लेटर जो था जिसमें उन्होंने लिखा था, अब ये देखें इस लेटर के एंड पे लिखा हुआ है, क्लियर लिखा हुआ है कि इशूड विद द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। वाइस चांसलर साहब जो है ना वो अरसा 5 साल से अपने आप को क्लेम कर रहे हैं कि मैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हूँ, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हूँ। वो एक अलग इशू है, लेकिन ये लेटर के इशू पे लिखा हुआ है। तो मैंने यहाँ कोर्ट में फ़ाइल किया जी कि इन्होंने ये गलत लिखा है, खिलाफ हक़ाइक़ लिखा है। अब मज़े की बात सुने कि वहाँ पर तहरीरी तौर पर वाइस चांसलर साहब ने लिख दिया, तहरीरी तौर पर जवाब दिया कि आप जो बात, यानी ये जो लेटर है इसकी ना मैंने मंजूरी दी है, ना ये मेरे अप्रूवल से जारी हुआ है, और अगर किसी जूनियर अफसर ने ये लेटर लिखा है तो मैं उसका ज़िम्मेदार नहीं हूँ। तो ये तो हालत है इनकी। एक तरफ देखें कि उधर प्रेसिडेंट को लिखते हैं जी कि चांसलर ऑफिस से जब मैंने उसके जवाब में इन्होंने तबसरा भेजा तो उसमें लिखा जी कि इसके खिलाफ END की कार्रवाई हो रही है, तो इसलिए ये जो है ना ये इस तरह शोर व गोगा कर रहा है और ब्लेम कर रहा है मुझे। जबकि कोर्ट में उसी लेटर के बारे में कहा गया जी कि मैंने ना इसकी मंजूरी दी है। जिस लेटर को चांसलर ऑफिस में कह रहे हैं कि मैं इसके खिलाफ इंजबाती कार्रवाई कर रहा हूँ, अदालत में कह रहे हैं कि मैंने इसके अप्रूवल ही नहीं दी। जी, अपोजिट बयान है। तो ये वो अभी केस अभी भी चल रहा है, तो इंशाल्लाह उसका भी डिसीजन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ इस रिपोर्ट में ये बात लिखी गई आपकी तरफ से, ये ब्लेम है या सच है झूठ है, जो भी है वो आप हमें बताएंगे जी, और हमारे देखने वालों को, कि ईद और त्योहारों पर ये जो ड्राइवर हजरात हैं, ये जो सरकारी गाड़ियाँ हैं वो अपने ज़ाती मुफाद के लिए चलाते हैं, वो भी जो आम आवाम का टैक्स का पैसा है उससे। असल में ये बच्चों की फ़ीसों से यूनिवर्सिटी में आपको पता है कि मोस्टली जो है ना हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं, गवर्नमेंट भी देती है लेकिन थ्रू HEC हायर एजुकेशन कमीशन देती है, लेकिन वो बजट कम होता है। ज़्यादातर हम बच्चों की फ़ीसों से जो है ना वो अपने रेकरिंग बजट या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो जनरेट, यानी दूसरे लफ्ज़ों में रेवेन्यू हम जनरेट करते हैं। तो आप खुद यहाँ के मकामी शहरी हैं, आप खुद देख रहे होंगे कि यहाँ पर पूरा दिन शहर में यूनिवर्सिटीज़ की गाड़ियाँ चलती रहती हैं। मज़े की बात यह है कि यूनिवर्सिटी की जो ऑफिसर्स के लिए गाड़ियाँ ख़रीदी गई हैं वो 14 में ख़रीदी गई, 17 में ख़रीदी गई, 20 में फिर ख़रीदी गई। ठीक है, बच्चों की फ़ीसों से। हालांकि 2 साल कोविड के दौरान यूनिवर्सिटी मुकम्मल बंद रही है, लेकिन हमने बच्चों से इसके बावजूद जो है वो फ़ीसें चार्ज की हैं। देखें, मसलन बच्चों ने ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अवेल नहीं की, लेकिन हमने उनसे ट्रांसपोर्ट की मद में फ़ीस चार्ज की है। बच्चों ने जो है ना वो इंटरनेट की फैसिलिटी अवेल नहीं की, लाइब्रेरी की फैसिलिटी, तो सारी फ़ीसें। तो हम क्या करते हैं कि वो जो पैसे, उन पैसों से हम जो है हर दूसरे तीसरे साल अपनी अय्याशियों के लिए नई गाड़ियाँ खरीदते हैं, जिस तरह कोई ज़ाती पैसा नहीं इस्तेमाल करके। बाकी आप लोकल, आप भी लोकल हैं, मैं भी लोकल हूँ, आप देखते होंगे कि पूरा दिन शहर में यूनिवर्सिटी की गाड़ियाँ चलती रहती हैं। और मज़े की बात यह है कि गाड़ियाँ आप देखें, मोस्टली गाड़ियाँ या तो किसी का मियाँ चला रहा होगा, या किसी का बेटा चला रहा होगा, और या ऑफिसर खुद चला रहे होंगे। ठीक है, तो हैरत यह है, मज़े की बात यह भी है कि यहाँ पे लोकल पुलिस स्टेशन में भी आप देखेंगे, ये कहनी तो नहीं चाहिए मुझे बात, लेकिन चलें अब आपने सवाल कर लिया तो मैं बताऊँ चाहे लोगों को पता चले कि हो क्या रहा है। ठीक है, यानी मेरा किसी के साथ मेरा कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं है, इदारे की बेहतरी की बात है। मैं यहाँ पे लोकल भी हूँ, मकामी हूँ, मेरे घर से भी बच्चे जाते हैं। हम भी जब 6 महीने के बाद या 4 महीने के बाद सेमेस्टर की फ़ीसें देते हैं तो बड़ी मुश्किल से उनको मैनेज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए तो मज़े की बात यह है कि यहाँ लोकल पुलिस स्टेशन में भी देखें कि एक गाड़ी में एक ऑफिसर का बेटा अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए गया और वहाँ पे पकड़ा गया। अच्छा। ये भी हालत है ये। अच्छा। यहाँ अब ये कहना तो नहीं चाहिए मुझे, लेकिन इदारे के फ्यूचर को बचाने के लिए, लोगों का हक़ाइक़ को लाने के लिए ये सारी बातें मुझे करनी पड़ रही हैं। तो मैं चूँकि पहले 4 साल जो है ये सारी बातें यूनिवर्सिटी के अंदर दीवारों के अंदर करता रहूँ कि ये बातें बाहर ना खुलें। ठीक है, लेकिन अब मजबूर होकर मुझे ये सारी बातें जो है वो बाहर, नहीं कार्रवाई किधर होगी? जब वाइस चांसलर खुद करप्ट होगा तो नीचे वाले अफसर को वो कैसे कह सकेगा कि तुम करप्शन कर रहे हो? जब वाइस चांसलर जो है उसका आपने खुद देखा ऑडिट पैरा, ये ऑडिट रिपोर्ट आपके पास पड़ी हुई है, उसमें 2 साल की, सिर्फ 2 साल की ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया कि 1,31,92,120 रुपये फालतू लिए। जी जी, फालतू लिए। ठीक है, ये ऑडिट रिपोर्ट है। 1,92,120 रुपये ऑफिसर मसूफ से वसूल करके दाखिल खजाना जामा
करते हुए सबूत दाखिला ऑडिट अच्छा, ऑफिस को फराहम हाँ, इस रिपोर्ट को भी वीसी साहब ने चेंज करवाने की कोशिश किया। मुझे नहीं पता किस हद तक वो कामयाब हुए, चूँकि ऑडिट में भी इनके दो अजीज़ गर्देजी बैठे हुए हैं। इसी तरह एहतसाब ब्यूरो में एक इनका करीबी अजीज़ बैठा हुआ है, डिश डायरेक्टर एडमिन के तौर पर सलीम गर्देजी। यानी कि वहाँ से बिल्कुल अप्रोच है। जी, इधर उधर मिला के तो है ना उनके अपॉइंटमेंट्स कर देते हैं कि उनके करीबी अजीज़ों को यूनिवर्सिटी में भर्ती कर देते हैं। इस तरह मिल मिला के ये बड़ा, यानी ये बड़ी डिटेल से जो है ना ये सारी चीज़ें यानी कि ये तहकीक मांगती हैं, इंक्वायरीज़ मांगती हैं। बात समझ गए? यहाँ पे मैं अगर बातें करूँगा तो लोग समझेंगे कि शायद कोई मैं ब्लेम कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो बात यहाँ से मुंह से निकालूंगा इंशाअल्लाह, अगर कोई इंक्वायरी कमीशन बना, आप लोग मेरा साथ दें। मैं 4 साल से अकेले लड़ रहा हूँ इंक्वायरी कमीशन के लिए। मैं मुलाजिम था, इसके बावजूद मैं बाकायदा दरखास्तें भेजता रहा। वो दरखास्तें आपने खुद देख ली हैं, ठीक है। चांसलर ऑफिस से वीसी साहब उनका तबसरा नहीं मांगते, और इधर से इन्होंने अपनी मर्ज़ी का एक बंदा, जिसका मैंने चूँकि बेसिकली ग्रेड 21 उसका मेरी वजह से नहीं हुआ, जिसको मेरा ऑथोराइज्ड अफसर लगा के मुझे नौकरी से निकाला गया, डॉक्टर कलाम नबी। और उसकी हालत ये है कि अभी भी वो पब्लिकेशनें जो हैं वो जाली और चोरी करके जो है ना वो अपने नाम से पब्लिश करता है। मेरे पास सारे एविडेंस है। मैंने हायर एजुकेशन कमीशन को इससे पहले भी आगाह किया। इंशाल्लाह आप मैं नौकरी से भी फारूक हो गया हूँ, तो अब इंशाल्लाह ये काम मैं खुल के करूँगा। सर यहाँ पर एक और चीज़ लिखी हुई है कि दौरान पड़ताल, ये जो जी जी, दौरान पड़ताल रिकॉर्ड असाबात पाया गया कि यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली की दिगर खाली असामियों के साथ साथ ट्रेयर B-20 की खाली असामी को रोज़नामा औसाफ मोरखा 24/2/2019, 24 तहसीलनामा मोरखा 27/2/2019 को अरसा 3 साल के लिए खालसन कॉन्ट्रैक्ट बुनियादों पर मुश्तहिर किया गया। ये अच्छा, ये हुआ जी कि ये खातून वही जिनका नाम है, जिनका प्रोफेसर BPS 21 का भी स्केल था, वो ट्रेजरर भी अपॉइंट हुई ना 3 साल के लिए। वी साहब ने उनको ट्रेजरर भी लगा दिया। चूँकि ट्रेजरर अमूमन ये होता है कि वाइस चांसलर जो होता है वो ट्रेजरर और रजिस्ट्रार अपनी मर्ज़ी का बंदा रखाते हैं, ताकि उन्हीं के ज़रिए ट्रेजरर करता है, जितना फाइनेंस वगैरह होता है उसको वो कंट्रोल करता है, और इंतज़ामी मैटर्स जो हैं वो रजिस्ट्रार के ज़रिए होते हैं। तो वाइस चांसलर की मर्ज़ी होती है कि मैं ऐसा बंदा लगाऊँ वहाँ पर जो मेरे कानूनी गैर कानूनी अहकामात को माने। तो ये चूँकि मसूफ़ा काफ़ी इस मामले में उनके थी, इसलिए जी जी कि ऑफिसर मसूफ़ा ने अरसा 5/2021 2020 से लेके 2021 तक तनख्वाह एसोसिएट प्रोफेसर की साबका शराह से वसूल की, जिसका इन्हें इस्तकाक ना। असल में ये था ना कि ये यूनिवर्सिटी में परमानेंट मुलाजिम एसोसिएट प्रोफेसर B-21 थी। अच्छा। लेकिन वहाँ पे इनकी पे ज़्यादा थी, कॉन्ट्रैक्ट पे पे कम थी, चूँकि नेस के लिए पेमेंट थी। तो ये वीसी साहब चूँकि अगर वो इधर इस तरह आ नहीं रही थी, तो वीसी साहब को मर्जी का बंदा चाहिए था। उन्होंने कहा नहीं आप इधर आ जाएँ तो मैं जो है ना उसकी अप्रूवल दे दूँगा। तो वीसी साहब ने गैर कानूनी तौर पर उसकी अप्रूवल भी दी, लेकिन इसके बावजूद ये ऑडिट पैरा बन गया कि 1.5 साल के अरसे में इस मसूफ़ा ने 9,47,000 रुपये ज़ायद तनख्वाह बरामद की। जी ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा सर, इसके आगे एक और है कि जनाब वाला, क्या वाइस चांसलर अपने आप को जनाब चांसलर के अहकामात का पाबंद नहीं समझते? कार्रवाई नहीं हो सकती क्योंकि ये अख्तियारात ओहदा ज़ाती मकासद के असूल के नाजायज़ इस्तेमाल होता है। फिर आपने अपने बारे में लिखा कि राकम का कसूर सिर्फ यह है कि राकम ने बासियत मेंबर सेनेट जनाब वाइस चांसलर रजिस्ट्रार ट्रेजरर की करप्शन, माली और इंतजामी को बेनकाब किया। यूनिवर्सिटी एक्ट के सेक्शन 8(b)(a) के तहत इंक्वायरी के तहत इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी जाए। राकम ने तमाम कानूनी फॉर्म पर अपना केस पेश किया और हर फॉर्म पर जनाब वाइस चांसलर ने झूठ, मकरो, फ्रेब और झूठा टेम्पर शुदा रिकॉर्ड पेश किया, जिसके सबूत इसे कबल भेजी गए दरख्वास्त के साथ मुंसलिक किए गए, उसके साथ भी मुंसलिक किए ये आपने पहले भी जी, ये मैंने एप्लीकेशन ये मैंने जी चांसलर साहब को भेजी थी। इसी पे उन्होंने उनसे जवाब मांगा और नतीजे के तौर पर वी साहब के पास जवाब कुछ भी ना था, तो उन्होंने मुझे जो है ना वो नौकरी से फारग कर दिया। ठीक है, तो ये आप खुद देख लें कि ये यानी मैंने चांसलर यानी सदर रियासत को एप्लीकेशन भेजी कमेटी के लिए, बात समझिए। और इसमें मैंने जी इस पर उन्होंने तबसरा भी इनसे मांगा, लेकिन वो ये लेटर जो है वो आप देख सकते हैं, जो चांसलर ऑफिस से इनको यानी मुख्तलिफ़ औकात में जो मैं भेजता रहा, उनके जवाब में जो लेटर्स इनको इनसे तबसरे मांगे जाते रहे, ये वो लेटर है जिसकी अभी बात हो रही है। ये देख लें, ये एक लेटर है जी। ये वो लेटर है जो सदर आज़ाद कश्मीर को भेजा गया, उसका जवाब है ये मैंने भेजा था ना, ये जवाब है उसका, जिसके तहत उन्होंने वाइस चांसलर से तबसरा मांगा। अच्छा, जी कि वाइस चांसलर साहब ने तबसरा तो दिया नहीं, तबसरा देने के बजाय जो है ना मुझे मेरे खिलाफ डॉक्टर गुलाम नबी को ऑथोराइज्ड अफसर लगा दिया, और उससे एक बोगस रिपोर्ट लेके तो मुझे जो है ना वो कहा जी कि आप नौकरी से फारग। तो क्या सदर पाकिस्तान साहब इसके ऊपर कोई कमीशन नहीं बना सकते थे? बना सकते हैं। ये मैंने सदर रियासत मैंने बाकायदा उस सेक्शन का हवाला दिया हुआ है, जिसके तहत चांसलर जो है ना अगर यूनिवर्सिटी में कोई बड़े पैमाने पर
रूल्स की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हों या रेगुलेशंस को फॉलो ना किया जा रहा हो, तो सदर रियासत जो है ना वो चांसलर भी हैं, तो वो इस सेक्शन एक्ट है हमारा यूनिवर्सिटी एक्ट, उसकी ये सेक्शन है, मैंने बाकायदा हवाला दिया हुआ है। इसके तहत 5 रुकनी कमेटी, जी 5 रुकनी इंक्वायरी कमीशन बनता है। वो हाई लेवल 5 मुख्तलिफ तरह के लोग होते हैं, यानी उसमें फाइनेंस के असल में बन इसलिए नहीं सका कि वाइस चांसलर साहब जो है ना वो अपने आप को एक मजबूत आदमी समझते हैं। इधर उधर बैरिस्टर साहब तक तो नहीं है, लेकिन होता ही है ना कि बैरिस्टर साहब तक तो चीज़ें पहुंचती नहीं है ना, उनके नीचे जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो आपस में मिल वीसी साहब उनको मैनेज कर लेते हैं, बात समझिए। तो कुछ ये है ना अपनी वो यहाँ पे मनाना ज़रूरी नहीं है, बताना ज़रूरी नहीं है। वो अगर कोई इंक्वायरी कमीशन हो तो मैं बता भी सकता हूँ। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो पब्लिक नहीं भी करनी होती, ठीक है जी। तो बस ये है कि इनका मिल मिला के उसके नतीजे में किसी को पैसे दे के मैनेज कर लिया, किसी का बंदा भर्ती करके मैनेज कर लिया, किसी को जो है ना वो नीलम का यूनिवर्सिटी की गाड़ी पर ट्रिप करवा के मैनेज कर लिया। ये इस तरह के बहुत से किसी को जो है ना प्रोजेक्ट से जो है वो पैसे भेज दिए। ये बड़े मामलात हैं, बड़े गहरे मामलात हैं। ये इस तरह मीडिया पे उछालने वाले नहीं हैं। तो मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीज़ें मीडिया पे ना आएँ, बंद कमरों के अंदर हैं, इंक्वायरीज़ हों और जो ज़िम्मेदारान हैं उनको। अब हालत ये है कि जिस तरह मैंने पहले भी बात की थी कि हालत ये है कि यहाँ पे जिस तरह मैंने पहले कहा था कि एक मुलाज़म है वो ना तो NOC लेता है और बाहर चला जाता है, साल साल उधर से भी पैसे कमाता है, वापस आके VC साहब उसको हाज़िर भी कर लेते हैं, साल की तनख्वाह भी ले लेते हैं। असल में वो साल की तनख्वाह उसको नहीं मिलती, उसको तो हाज़िरी हो गई ना, वो तनख्वाह उसके नाम पर कैश करवा के खुद खा लेते हैं, ठीक है। चंद लोग हैं जो मिल मिला के ये काम करते हैं, ठीक है। इसी तरह एक खातून है जी, इसी तरह एक खातून है यहाँ पे एक हमारी अजीज़ा भी हैं तो वो पिछले 2 साल से यूनिवर्सिटी से अगर हाज़िर हैं, यूनिवर्सिटी नहीं आ रही, पिंडी हैं वो, और वहाँ पे अपना प्राइवेट बुटीक चलाती हैं, कपड़े बेचती हैं, ठीक है। बुटीक चला रही हैं। यहाँ पे उन्होंने अपनी जगह ठेके पे यानी किसी को पढ़ाने के लिए छोड़ा हुआ है। और ये सारी चीज़ें VC साहब के इल्म में, वहाँ उस डिपार्टमेंट का जिस डिपार्टमेंट में वो मौसूफ़ा हैं उसका चेयरमैन और मुतलका डीन जो है वो लेटर लिख के थक गए हैं जी कि इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, इसको हाज़िर करें, ये 2 साल से नहीं आ रही कोई। चूँकि उसका वालिद जो है वो VC साहब को, हाँ उनका वालिद जो है ना वो VC साहब को मामनत फराहम करता है अदालतों से केस खारिज करवाने में, ये ठीक है। वो एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है। तो बस वो इस तरह के बहुत से मामलात हैं, आपको क्या बताऊं। अच्छा सर, तो मेरा एक क्वेश्चन दैट फॉर यू कि बहुत एहसास है जी जी, आपने इंतहाई तअम्मुल के साथ मुझे उसका जवाब देना है। ये जो सब बातें आपने मेरे साथ डिस्कस की और हमारे देखने वालों के साथ डिस्कस की, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो स्टूडेंट हैं उनको इन बातों का इल्म है? मैं तो स्टूडेंट ज़ाहिर है, आपको हमारे पास जो स्टूडेंट आते हैं वो बशऊर तो स्टूडेंट्स होते हैं, कोई बच्चे तो होते नहीं, उनको तो खुद शऊर होना चाहिए। मैं तो इस मामले में बदनाम भी हूँ। वैसे भी मुझे दोस्त भी जो मेरे हैं वो भी कहते रहते हैं कि आप ये चीज़ें क्यों करते हैं, उजागर करते हैं। मैं 4 साल डिपार्टमेंट का चेयरमैन रहा मैथमेटिक्स का, तो आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि मैंने उनको किस तरह ट्रीट किया, उन बात समझिए कैसे मैंने डिपार्टमेंट को चलाया। तो ये तो बच्चों को खुद इस पर बोलना चाहिए कि आप मसलन आप खुद यूनिवर्सिटी में जाके घूम फिर के आएँ, आप क्लासों की हालत देखें कि मास्टर्स के लेवल के स्टूडेंट हैं, MPhil लेवल के स्टूडेंट हैं, लेकिन क्लास में चेयर्स नहीं है, क्लास में पंखे नहीं हैं, पीने के लिए पानी नहीं है, वाशरूम्स आप देखेंगे तो इतनी बुरी हालत है उनकी। ये स्टूडेंट्स हैं, आप खुद जाके घूम फिर आएँ, आप मेरी बातों पर यकीन ना करें, ठीक है। ग्राउंड की हालत देखें, ये जो यूनिवर्सिटी का ग्राउंड है इसका भी बड़े इंटरेस्टिंग केस है। इसके 4 दफ़ा मुख्तलिफ जगहों से यूनिवर्सिटी के ज़िम्मेदारान जो है वो पैसे लेके खा चुके हैं। इस वक्त भी आप देखें ग्राउंड अंडर कंस्ट्रक्शन है और PWD उसका काम करवा रही है। जबकि ये जो अभी VC साहब ने रजिस्ट्रार जिनको अपॉइंट किया है, ये रजिस्ट्रार साहब जो है इन्होंने लोकल गवर्नमेंट से 2017-18 में 18 लाख रुपये लिए ग्राउंड के लिए। 18 में? जी 18 में। और वो खा के वो पैसे इन्होंने लिए यूनिवर्सिटी ग्राउंड के नाम पे, कैश करवाए अपने ज़ाती अकाउंट में और खा गए। और VC साहब ने इनाम के सिलसिले में उनको जो है ना अब रजिस्ट्रार तैनात कर दिया, ठीक है। चूँकि VC साहब को बंदा ही ऐसा चाहिए होता है जो करप्ट है, ताकि उसको ब्लैकमेल करके वो अपनी जो है ना वो मर्ज़ी के यानी तकर्रियाँ भी कर सकें और मर्ज़ी की जो है ना वो करप्शन भी कर सकें। और ये जो आप बात कह रहे हैं जी, ये जो बात आपको मैं कह रहा हूँ ना, इसके बाकायदा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि उन्होंने कहाँ से 18 लाख रुपया लिया, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट जी, जो लोकल गवर्नमेंट से लिए और अपने ज़ाती अकाउंट, आप उनसे पूछ सकते हैं जाकर रजिस्ट्रार साहब से जी कि रजिस्ट्रार साहब ने आपने 18 लाख रुपया जो लिया था वो आप बताएंगे आपने अकाउंट में कैश करवाया तो किस यूनिवर्सिटी के किस अकाउंट में आपने जमा करवाया आज तक, आप पूछ सकते हैं उनके। जी, अब हालत ये है,
और इस वक्त भी देख लें। फिर ये ग्राउंड है, इसके सिलसिले में एक ये ठेकेदार था, बिम्बर का फुरकान नाम था उसका। अच्छा। उसने बाकायदा एप्लीकेशन दी एहतसाब ब्यूरो को और बाकायदा सेनेट को भी एप्लीकेशन दी जी कि मुझसे यूनिवर्सिटी के ज़िम्मेदारान ने ग्राउंड के नाम पे जो है वो जाली चेक कैश करवा के पैसे लिए। इन्हीं वीसी साहब जी, इन्हीं वीसी जी इसी वीसी साहब को दरख्वास्त दी 2017 में, इन्हीं वीसी साहब को। कोई नहीं, वीसी साहब ने कुछ भी नहीं किया। वीसी साहब ने बल्कि उसके बाद नहीं आगे किधर पहुंचाई, बल्कि हमने बात की तो उसको हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया। और अखबार में वो अखबार भी मैंने संभाल के रखी हुई है, वो मेरे बैग में पड़ी होगी, मैं आपको दिखाऊंगा बाकायदा। उसके बाद वीसी साहब ने इंटरव्यू दिया अपनी तस्वीर लगा के रोज़नामा सदाए चिनार और ख़बरें को जी कि 1 रुपये की करप्शन नहीं हुई और ये सारी चीज़ें जो है ये झूठ पर मबनी है। ठीक है, वो इंशाल्लाह मैं अखबार आपको उसकी व्हाट्सएप पहुंचा दूंगा, ये आप चेक भी कर सकते हैं। कोई मैं एक एक चीज़ का एविडेंस, जो बातें मैंने यहाँ पे की हैं, इनसे ये किसी को ब्लेम गेम करने की बात नहीं है, किसी को बदनाम करने की बात नहीं है, सिर्फ इदारे को बचाने की बचाने की कोशिश है। और मैं आपको ये बता दूं कि इदारे को बचाने के लिए आप ये देखें कि इस साल जाके आप हमारे एडमिशन्स की हालत से देख लें। ठीक है, जहाँ पे बच्चों के एडमिशन्स के लिए लाइनें लगी होती थी, एक डिपार्टमेंट में 300 200 एप्लीकेशंस होती थी। इस वक्त हालत ये है कि मास्टर्स में 6 डिपार्टमेंट में हमारे पास 12 एप्लीकेशनें आई हैं। ये अभी हफ्ता 10 दिन पहले टेस्ट हुए हैं, उसके लिए एंट्री टेस्ट, तो 12 बच्चों ने एंट्री टेस्ट दिया है। ये जाके पूछें कि आप लोगों का इत्मीद ये है। और वीसी साहब जो है ना, वो अपनी तकरीरों में कहते हैं हमारे पास 7000 स्टूडेंट है, हालांकि एक्चुअल स्टूडेंट के जो हैं वो 27-28 हैं। ये एक अलग बात है, यानी 7000 क्यों बताया जाता है, वो भी एक करप्शन है। HEC से उसके नाम पर हम फंडिंग लेके वो पैसे फिर अल्लू तल्लू पे लगाते हैं। इस प्रोग्राम के तवसल से जो स्टूडेंट्स वहाँ पर ज़ेर तालीम है जी और इस कोटली शहर आबादी के लिहाज से बड़ा ज़िला है, 7 लाख से तजावुज़ कर चुकी है जी 8 लाख के लगभग है, इससे तजावुज़ कर चुकी है। तो यहाँ पर अगर करप्शन का एक तालीमी अदारा है, बहुत पाक अदारा होता है जहाँ पर तालीम दी जाती है, अगर वहाँ पर तालीम देने वाले अगर इस हद तक आगे चले गए तो ये जो वहाँ से हमारी नस्ल मुस्तफ़ीद होकर बाहर निकल रही है, वो आवाम के लिए क्या काम करेगी। ये मैसेज आवाम को और स्टूडेंट्स को इसे यही जो चीज़ें हैं, इसलिए मैं कह रहा था कि ये सारी चीज़ें अगर बंद कमरों के अंदर हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा कि इससे माशरे पे नेगेटिव असरात पैदा होते हैं, स्टूडेंट नेगेटिव असर लेते हैं उससे। बात समझिए, फिर यह है कि स्टूडेंट टीचर का एक रिश्ता भी होता है। ठीक है, वो फिर जब टीचर्स स्टूडेंट्स के सामने, मसलन मेरी करप्शन स्टूडेंट के सामने, तो मैं अखलाकी तौर पर इस काबिल नहीं हूँ कि मैं बच्चे के सामने खड़ा होकर उसको कोई लेक्चर दे सकूँ। बात समझिए, तो ये मामलात जो हैं, ये मैं अपने कोलीग्स को भी कहता रहा कि खुदा रहा इन चीज़ों को ठीक करें, इन चीज़ों को इस हद तक ना लेके जाएं कि कल ये स्टूडेंट्स या इनके पेरेंट्स हमारे गले आके पकड़ें। ठीक है, लेकिन वो समझते रहे कि शायद मैं पागल हूँ या मैं किसी दूसरी दुनिया का वो बंदा हूँ, कि मैं पता नहीं कौन सी दुनिया की बातें कर रहा हूँ। भाई ये तो कॉमन चीज़ें, वो उनको जवाब दो तो वो कहते हैं जी कि ये तो कॉमन चीज़ें। भाई कॉमन चीज़ें होंगी, हम नहीं कहते, हम भी इसी सोसाइटी का हिस्सा है, लेकिन खुदा रहा यार ये इदारा है, इसमें हम बच्चों की तरबियत करते हैं, बच्चों को हम ये चीज़ें सिखाते हैं, तो हम क्या सिखा के भेजेंगे। अब ये चूँकि मैं मजबूर होकर ये बातें, अभी ये जो बातें मैं कह रहा हूँ, ये आप ये समझ लें कि ये जो इदारे के अंदर हो रहा है, ये उसका उशरे अशीर भी नहीं है। जब इंक्वायरी होगी, कमीशन बनेंगे, तो आप देखेंगे कि हक़ाइक़ इससे बहुत ज़्यादा भयानक है, इससे ज़्यादा भयानक है। ये तो कुछ भी नहीं है, बात समझ गए। जी नाज़रीन, ये प्रोफेसर साहब थे, प्रोफेसर सजाद साहब, जिन्होंने ये जो पूरी बातें आप लोगों के गोश गुजार की और इसका खमियाजा यानी कि इसको बेहतर करने के लिए अपनी कुर्बानी यानी कि अपनी नौकरी की कुर्बानी देकर किया। और आज ये जो बातें कह रहे हैं उसके ऊपर गौर व फिक्र करना चाहिए। अदारे मौजूद हैं, हर अदारे के ऊपर अदारा है, हमारे आने वाली नस्लों के साथ और इस कोटली आज़ाद कश्मीर के साथ इंसाफ किया जाए। और प्रोफेसर साहब की जो बातें हैं वो कानून बाला तक पहुंचनी चाहिए और उनको भी इसके ऊपर गौर व होज़ करना चाहिए। इंशाअल्लाह ये रिपोर्ट लोगों तक ज़रूर पहुंचेगी। और अगर प्रोफेसर साहब सच्चे हैं या वीसी साहब सच्चे हैं, उस बात के ऊपर भी कमीशन बैठना चाहिए और इसकी इंक्वायरी ज़रूर होनी चाहिए। मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।